हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है आप सभी को कक्षा 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम एब्सोल्युटली फ्री देख सकते हैं। इसके लिए कभी भी आपसे पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार के कोई चार्ज की बात नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही सुना है। पुनः मैं आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं आपकी हिंदी व्याकरण। जी हाँ, कक्षा 10वीं की जो हिंदी व्याकरण है कोर्स ए का दूसरा टॉपिक आज हम यह डिस्कस करने वाले हैं, जो है वाच्य परिवर्तन। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें आपने अवश्य देखा होगा कि हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ लिए हैं। हमने जान लिया है कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, फिर किस तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सब का डिस्कशन ऑलरेडी वी हैव डन इन प्रीवियस वीडियो। इस वीडियो में हम चलेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है वाच्य परिवर्तन। बिल्कुल आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन इतना मैं अवश्य आपको बता देती हूं कि आप जानते सब हैं। बस सिर्फ कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हम उनका नामकरण शायद नहीं कर पाते हैं कि अच्छा तो इनको ही वाच्य परिवर्तन कहते हैं। इसलिए अपने मस्तिष्क को एकदम खुला छोड़िए, फ्री माइंड एकदम स्वतंत्र रूप से यहाँ पर उपस्थित रहिए, ध्यान केंद्रण के साथ यहाँ पर रहिए, ताकि व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आगामी वीडियोस में या कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, उन सब को आप भली भांति समझ सकें। और जो व्याकरण नाम का एक हौवा रहता है ना, ओहो व्याकरण नहीं आता, अक्सर स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि व्याकरण तो बहुत समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आसान तरीके से आप सुनेंगे भी और समझेंगे और चुटकियों में उनका समाधान भी करेंगे। यस, बिल्कुल सही। तो वाच्य परिवर्तन आज हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारे व्याकरण का दूसरा टॉपिक है। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ये वाच्य परिवर्तन क्या है? सब जानते हैं आप। देखिए वाच्य क्या है? वाच्य कुछ नहीं, जैसे हमने देखा प्रीवियस वीडियो में, वाक्य क्या होते हैं? वर्ण से मिलकर बना शब्द और सार्थक शब्दों के समूह को हमने कहा वाक्य। ये रहे व्याकरणों के नियम अनुसार, क्योंकि व्याकरण का क्या अर्थ है? नियम अनुसार चलना। जब हिंदी में व्याकरण नहीं था तो हिंदी का कोई भी नियम लागू नहीं होता था, ना विराम चिन्ह थे ना कुछ। तो बहुत अच्छा हुआ कि हिंदी में भी नियम लागू हो गए, जिससे हमारी हिंदी भाषा समृद्ध हो गई। यहाँ पर वाच्य परिवर्तन में आप देखेंगे कि किस तरह से हम एक वाक्य से दूसरे वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं। और एक बात बता दूं कि ये सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही सुना। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है? ये यही है, जैसे हमने साधारण वाक्य पढ़ा था ना। साधारण वाक्य मीन्स सरल वाक्य, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये साधारण या सरल वाक्य को ही कर्तृवाच्य कहा जाता है, जिसमें कर्ता मुख्य होता है। कर्मवाच्य जिसमें हम उसके कर्म का बखान करते हैं, जैसे मैं लिख रही हूं, ये कर्तृवाच्य है, मेरी प्रधानता दिखाई जा रही है, कर्ता की प्रधानता या कर्ता को प्रमुख माना जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से कर्मवाच्य में मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो वो लिखने की प्रधानता या प्रमुखता दिखाई जा रही है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें कि परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं वाच्य परिवर्तन की। तो क्रिया के रूपांतर से, क्रिया के जिस रूपांतर से हमें यह पता चले कि विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे ही वाच्य परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वाच्य, सपोज कोई वाक्य आ जाएगा तो आपको पहचानना हो सकता है कि ये कौन सा वाच्य है। नाम बताइए, कर्तृ है, कर्म है या भाव है, आइडेंटिफाई आपको करना है। या फिर आपको दे दिया जाएगा कि कर्मवाच्य का उदाहरण लिखिए, या फिर भाववाच्य का उदाहरण लिखिए, या फिर आपको आ सकता है कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलिए। बदलने को भी आ सकता है, क्योंकि नाम ही है वाच्य परिवर्तन। तो इस वीडियो में हम वाच्य परिवर्तन का भाग 1 मतलब पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। इसका पार्ट 2 भी है, जिसमें हम परिवर्तन देखेंगे कि किस तरह से एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदला जा सकता है। ठीक है, आइए मेरे साथ, एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करती हूं और चलते हैं कि वाच्य आखिर कहते किसे हैं, लिखना किस तरह से हमें चाहिए। सपोज परिभाषा पूछ ली जाए तो हम वाच्य परिवर्तन की परिभाषा किस तरह से लिखेंगे। वाच्य का क्या अर्थ है? बोलने का विषय। बोलने का विषय या जो बोलने योग्य हो, जिसमें कर्ता प्रमुख हो सकता है और कर्म भी विषय हो सकता है या भाव भी विषय हो सकता है।
वाक्य में क्रिया के विधान से वाच्य निर्धारित होता है। क्रिया समझते हैं ना, एक्शन। तो यहां पर क्रिया के विधान से ही वाच्य परिवर्तन होता है। क्रिया ही प्रमुख मानी जाती है कि आखिर कार्य क्या किया जा रहा है। क्रिया मतलब एक्शन, ठीक है। तो वाक्य में क्रिया के विधान से वाच्य निर्धारित होता है। क्रिया के विधान का विषय कर्ता, कर्म या भाव में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय या बोलने योग्य। वाक्य में क्रिया के विधान से, क्रिया ही इसका बेस है, आधार है, उसी के आधार पर वाच्य निर्धारित होता है कि ये कर्तृवाच्य है या कर्ता है। कर्तृ मीन्स कर्ता, कर्म है या भाव है। लिखा है ना यहाँ पर, क्रिया के विधान का विषय कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है और भाव भी हो सकता है, ठीक है। वाच्य क्या है? बोलने का विषय जिसका बेस या जिसका आधार या जिसका विधान क्रिया होती है। और क्रिया में कर्ता, कर्म और भाव तीनों हो सकते हैं, एक एक करके, तो उनको हम नाम दे देते हैं। परिभाषा यदि सिंपली कहा जाए कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वही तो वाच्य परिवर्तन है, ठीक है। क्या हो सकती है इसकी परिभाषा? कि क्रिया के जिस रूपांतर से हमें यह पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय क्या है। क्रिया का प्रधान मतलब, प्रधान समझते हैं ना, मुख्य, महत्वपूर्ण, जो एकदम पहला हो, प्रमुख। तो क्रिया का जो प्रधान विषय है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, वही वाच्य परिवर्तन है, ठीक है। अब चलते हैं हम कि ये कितने प्रकार के होते हैं। हमने अभी चर्चा की कि वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। जैसे हमने वाक्य भेद पढ़े थे रचना के आधार पर, वो भी 3 प्रकार के थे। तो यहाँ वाच्य परिवर्तन भी 3 प्रकार के ही हैं। वाच्य परिवर्तन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब मुझे आप बताइए, समझ में आया कि वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, ठीक है, या बोलने योग्य, जिसमें क्रिया ही प्रधान होती है या क्रिया का विधान ही प्रमुख माना जाता है। क्रिया का विधान क्या हो सकता है? प्रमुख। कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है और भाव भी हो सकता है। तो ये जो कर्ता, कर्म और भाव, वही तो उसके भेद हैं, अलग से कुछ नहीं है, वही चला आएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इतना क्लियर हुआ। चलें क्या आगे? देखिए यहां पर आपको मैं बता दूं कि हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वाच्य आखिर क्या होते हैं। वाच्य, सपोज हमने यहां लिखा वाच्य, अब आपको वाच्य देखना है। तो वाच्य हमने दिख रहा है यहाँ पर कि 3 प्रकार के होते हैं, तो हमने 3 यहाँ पर उनको नामांकन दे दिया कि ये है कर्त, कर्म और भाव। लेकिन इससे पहले हमें यह भी जानना होगा कि वाच्य क्या है। तो वाच्य क्या है? बोलने का विषय या बोलने योग्य। जो बोलते हैं विषय वही वाच्य है, या जो बोला जाता है वही वाच्य है, कुछ नहीं है। और वाक्य ही वाच्य है। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि यस, वाक्य सरल संयुक्त मिश्रित है, जिनमें हमने वाक्यों की परिभाषा देखी थी। यहां पर हम क्रिया के आधार पर देख रहे हैं कि वाच्य किस तरह से क्रिया को मुख्य आधार मानकर, क्रिया ही प्रधान है इसमें, तो वहां पर उनको वाच्य कहा जाता है। कर्तृ, कर्म और भाव। समझ में आया ना कि जो वाच्य हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, फिर आया है कर्म और भाव, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से यहां पर कि किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर क्या है, ठीक है। जैसे कि यहां पर अब लिखा है कर्तृ, कर्म और भाव। सुनिए ध्यान से, अभी सिर्फ आप सुनिए, सुनेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ ना कि वाच्य क्या है? बोलने का विषय या बोलने योग्य। और ये वाच्य जो होते हैं उनका मुख्य आधार होती है, मुख्य विधान होता है क्रिया। क्रिया के आधार पर ही इनको डिवाइड किया गया है 3 भेदों में, ठीक है। क्या है? कर्तृ, कर्म और भाव। जहां पर कर्तृवाच्य मतलब कर्ता प्रमुख, कर्म मतलब कर्म प्रमुख और भाव मतलब भाव प्रमुख, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हम देख सकते हैं। और आगे क्या देख सकते हैं कि अब जो कर्तृवाच्य है
उसको हम कैसे जानें, उसमें क्या प्रमुख है, तो वो भी ध्यान से सुन लीजिए। जिसमें कर्ता प्रमुख हो वही कर्तृवाच्य है। जैसे राम पढ़ रहा है या मोहन पत्र लिख रहा है, ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रमुख है। कर्म में क्या होगा, जैसे मोहन पत्र लिख रहा है, एक उदाहरण यदि आपको यहां पर दिया जाए कि मोहन पत्र क्या कर रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर मोहन पत्र लिख रहा है, कौन पत्र लिख रहा है, प्रश्न क्या आया, कौन पत्र लिख रहा है, मोहन। मोहन क्या है, कर्ता, ठीक है, तो यहां पर कर्ता प्रमुख है। अब यदि इसी को हम कर्मवाच्य में बदलें तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, कर्तृवाच्य, तो क्योंकि यहां पर कर्ता प्रमुख है, ठीक है, कर्ता प्रमुख है, तो ये हो गया कर्तृवाच्य, पहला जो हमारा है कर्तृवाच्य। इसके बाद यदि हम इसी को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, मोहन के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। और जहां पर जो भी काल रहेगा, वर्तमान रहेगा, भूत रहेगा या भविष्य, वो काल चेंज नहीं होते हैं। यदि वर्तमान काल है तो वर्तमान में ही रहेगा, चाहे हम उसको किसी भी वाच्य में परिवर्तित करें। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं कि और क्या है। अब यहां पर आपको परिभाषा देखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी कि आखिर कर्तृवाच्य किसे कहते हैं और इसमें प्रमुख क्या होता है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, जस्ट नाउ आई टोल्ड, कि उसे ही कर्तृवाच्य कहते हैं। बोलने अथवा लिखने में हम कर्तृवाच्य का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कर्तृवाच्य जो साधारण बोलचाल की भाषा होती है या जो हमारी व्यवहारिक भाषा होती है उसमें कर्तृवाच्य का ही प्रमुखता हम यूज करते हैं। जैसे राम क्या कर रहा है या फिर राम पत्र लिख रहा है, तो ये कर्तृवाच्य ही अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। आइए समझते हैं कि उसको किस तरह से उदाहरण जब आप देखेंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कर्तृवाच्य क्या है। जंगलों में हिंसक पशु रहते हैं, जंगलों में मतलब कहा ना, जो हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे, सरल वाक्य था, वही कर्तृवाच्य कह सकते हैं कि उसी की तरह साधारण रहते हैं कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रमुख रहता है। कल मेरी मौसी की शादी है, या फिर बच्चे खेल चुके हैं, ठीक है, यहां पर ये रहेंगे कर्तृवाच्य। इनमें सबसे प्रमुख जो है वो क्या होता है, बोलने अथवा लिखने में हम कर्तृवाच्य का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं कि कर्तृवाच्य के उदाहरण अकर्मक क्रिया वाले। अब बात आ गई है क्रिया की। अब आप सोच रहे होंगे अब इसमें क्रिया भी जानना होगी, बिल्कुल जानना होगी, आपको पता है, मैं सिर्फ उसको बता देती हूँ कि वो होती क्या है, तो आपको जरूर बिल्कुल रिमाइंड हो जाएगा, है ना, रिकॉल हो जाएगा कि यस यही तो क्रिया है। क्रिया क्या है, जिस शब्द के माध्यम से हमें यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, या जिस शब्द से हमें यह बोध हो कि कोई क्या कार्य कर रहा है या क्या कार्य हो रहा है, वही क्रिया है। और क्रिया कुछ और नहीं, जो हम करते हैं वही क्रिया है। जैसे मैं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सो रहा हूं, जाग रहा हूं, भाग रहा हूं, रो रहा हूं, गा रहा हूं, हंस रहा हूं, खेल रहा हूं, सब खेल, हंस, बोल, सो, ये सब धातु हैं। धातु मतलब सिंपली क्रिया। अब क्रिया को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होती है सकर्मक, दूसरी होती है अकर्मक। क्रिया समझ में आई कि यहां पर क्रिया अर्थात एक्शन, जो भी हम एक्शन करें, यदि मैं यहां से एक कदम भी चली ना, वो भी क्रिया है। ये नहीं कि हम क्रिया मतलब बहुत सारा कहीं बहुत बड़े बड़े काम करके आएंगे तब वो क्रिया है। यहां से मैंने ये हाथ उठाया, ये भी क्रिया है, हाथ हिलाना भी क्रिया है, सिर घुमाना भी क्रिया है, बोलना तो है ही क्रिया। अर्थात जो भी हम करते हैं वो क्रिया है। बस इसको मुख्य रूप से यदि कहा जाए तो दो इसके भेद हैं, एक है सकर्मक और एक है अकर्मक। ध्यान से सुनिएगा, जितने ध्यान से आप सुनेंगे उतना आसान आपको ये सब लगेगा। और यहाँ पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी लिसनिंग स्किल जो है, अपनी सुनने की क्षमता, सुनने का विकास कीजिए ताकि आप समझ सकें। जितना अच्छे से हम सुनेंगे उतना अच्छे से हम ग्रहण करेंगे और हमेशा के लिए याद रहेगा। प्रमुख रूप से होते हैं क्रिया के दो भेद, एक सकर्मक एक अकर्मक, ठीक है। अब सकर्मक के अंतर्गत हम कौन सी क्रियाओं को लेंगे और अकर्मक के अंतर्गत हम कौन सी क्रियाओं को ले सकते हैं, क्योंकि क्रिया तो सब है। किस आधार पर हमने देखा कि ये सकर्मक है, ये अकर्मक। सकर्मक अलग दिख रहा है ना, पॉजिटिविटी, जिससे हमें कुछ आउटकम मिलता हो, जिसका कुछ परिणाम मिलता हो, जिसका कुछ उद्देश्य हो, वो सकर्मक।
और क्रिया मतलब जो क्रिया हो रही, जैसे सोना, रोना, दौड़ना, बोलना, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, जिनमें हमें कुछ आउटकम नहीं मिलता या जिनका सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। तो जंगलों में हिंसक पशु रहते हैं, ये अकर्मक क्रिया वाले उदाहरण देख रहे हैं हम वाच्य के। उपर्युक्त तो तीनों वाक्यों में क्रिया, कर्ता, पशु, मौसी, बच्चे प्रधान है, ठीक है। कर्ता के अनुरूप क्रिया है और कर्ता के अनुरूप ही लिंग वचन का रूप है। अब सुनिए यहां पर, उपर्युक्त तो तीनों वाक्यों में क्रिया, कर्ता प्रधान है। जंगलों में हिंसक पशु, पशु क्या है? कर्ता, ठीक है। मौसी कर्ता, बच्चे कर्ता। अब यहां पर जो क्रिया है वो किस आधार पर है? कर्ता के आधार पर। यदि कर्ता जैसे मौसी है, ठीक है, और कुछ मान लीजिए बहुवचन लिखा होता तो यहां पर है हो जाता। तो जो भी कर्ता है उसी के आधार पर क्रिया में परिवर्तन आते हैं। जो भी मतलब कर्ता होता है उसी के आधार पर क्रिया में परिवर्तन आते हैं। अब देखिए, कर्ता के अनुरूप क्रिया है और कर्ता के अनुरूप ही लिंग वचन कारक का रूप है। बच्चे खेल चुके हैं, यदि आता सिर्फ, क्योंकि यहां ये बहुवचन है तो बहुवचन के कारण यहां पर बच्चे खेल चुके हैं, प्लूरल फॉर्म। यदि लिखा होता कि बच्चा खेल रहा है तो क्रिया में क्या आता? खेल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप बस ये ध्यान दीजिए कि जो वाच्य है, कर्तृवाच्य की हम बात कर रहे हैं, पहला भेद है, उसमें कर्ता ही प्रमुख रहता है और कर्ता के आधार पर ही क्रिया अपने रूप बदल लेती है, क्योंकि क्रिया का रूपांतर ही तो वाच्य है। क्रिया के जिस रूपांतर से हमें यह पता चले कि क्रिया का विधान कर्ता है, कर्म है या भाव है, वही वाच्य परिवर्तन है। तो यह कर्ता के आधार पर क्रिया परिवर्तित हो रही है, इतना आप ध्यान दीजिए, ठीक है। उपर्युक्त तो तीनों वाक्यों में क्रिया, कर्ता, पशु, मौसी, बच्चे प्रधान है, कर्ता के अनुरूप क्रिया है, कर्ता के अनुरूप ही क्रिया है और कर्ता के अनुरूप ही लिंग वचन का रूप है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया अकर्मक है, क्योंकि अकर्मक अभी मैंने बताया, अकर्मक में जिनसे हमें कोई आउटकम या सकारात्मक परिवर्तन मतलब नहीं मिल रहा हो, उसको हम अकर्मक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं कि कर्तवाच्य के उदाहरण सकर्मक क्रिया वाले भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जैसे मैंने संजय को पत्र लिखा, ठीक है, बच्चों ने मेवे मिठाइयां खाई, माताजी ने साड़ी खरीदी। अब आती है सकर्मक क्रिया। बिल्कुल यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि हाँ, हमें कुछ परिणाम मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। मैंने संजय को पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? संजय को। मैं कौन हूं? कर्ता, ठीक है। तो यहां पर संजय को पत्र लिखना ही सकर्मक क्रिया है। क्या लिखा? पत्र लिखा। बच्चों ने मेवे मिठाइयां खाई। क्या खाई? क्रिया क्या है यहां पर? लिखना, ठीक है। तो क्या लिखा? पत्र लिखा। क्या खाई? मिठाई खाई। क्या खरीदी? साड़ी खरीदी। और एक बात सुन लीजिए कि जो भी क्रिया होगी, सकर्मक की एक और पहचान बता दूं, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। सकर्मक क्रिया की एक और बहुत अच्छी पहचान है, उसको आप कह सकते हैं कि इसको हम कीवर्ड के हिसाब से रख सकते हैं, या ये तो चाबी है, कुंजी है, तो वो भी सुन लीजिए। जब जो भी क्रिया होगी और उससे हम प्रश्न करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रश्न किया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। किससे किया जाएगा? क्रिया से। क्रिया से जब क्या प्रश्न किया जाएगा, और सुन लीजिए, बार बार मैं आपसे यही कह रही हूं कि क्या के अलावा दूसरा कोई प्रश्न नहीं। किसी भी वाक्य में जो भी क्रिया है और उससे हम क्या प्रश्न कर रहे हैं, यदि उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया है, और यदि उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया है। इतना क्लियर हुआ? क्रिया तो आपको समझना है ना, समझ में आता है ना, जो लिखना, बोलना, खाना, खरीदना, ये सब क्रियाएं हैं, सब एक्शंस है। यदि हम इनसे सिर्फ और सिर्फ क्या, क्यों, कहां, कैसे, ये प्रश्न नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिला, इट मीन्स कि क्रिया सकर्मक है। यदि क्या प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक है। यदि यहां सिर्फ लिखा होता मैंने संजय को लिखा, मैंने संजय को लिखा, तो लिखा से हम प्रश्न करते क्या लिखा, उत्तर नहीं मिलता क्योंकि पत्र नहीं था ना वहां, तो अकर्मक क्रिया हो जाती। बच्चों ने खाई, बच्चों ने खाई, क्या खाई नहीं पता, अकर्मक क्रिया। माताजी ने खरीदी, क्या खरीदी नहीं पता ना,
तो जब खरीदी का उत्तर हमें मिला साड़ी, तभी जाकर वो सकर्मक क्रिया हुई है। जब हम क्रिया से क्या प्रश्न करते हैं, उत्तर मिल गया तो वो सकर्मक है, और यदि उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक है। और साथ ही साथ क्या प्रश्न करते ही ना बने, ऐसे भी बहुत से सेंटेंसेस आएंगे जिनसे हम क्या प्रश्न ही नहीं कर पाएंगे, तो वो भी अकर्मक है। बस सकर्मक की पहचान है कि वो क्या प्रश्न कीजिए क्रिया से उत्तर जरूर मिलेगा, वही सकर्मक क्रिया है। क्लियर हुआ? इतना आप ध्यान रख लीजिए, यही है क्रिया सकर्मक और अकर्मक की पहचानने की चाबी। ठीक है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं कर्म के अनुसार हैं, किंतु वाक्य में प्रमुखता कर्ता मैंने, बच्चों ने, माताजी ने की है, अतः ये वाक्य भी कर्तृवाच्य है। क्लियर हुआ ना? उपर्युक्त वाक्य में क्रियाएं कर्म के अनुसार हैं कि कर्म क्या किया जा रहा है उसी अनुसार क्रिया है, किंतु वाक्य में प्रमुखता तो कर्ता ही है, क्योंकि मैंने के साथ ये लिखा है। मैंने पत्र लिखा, मैंने संजय को पत्र लिखा। बच्चों ने मतलब यहां पर कर्ता ही प्रमुख है, माताजी ने। ठीक है, तो ये कर्म ही प्रमुख है, यहां पर कर्ता ही प्रमुख है, इसलिए यहां पर क्रिया से क्या प्रश्न किया, उत्तर मिला, तो ये सकर्मक क्रिया है। और यदि हम पीछे की बात करें कि वो अकर्मक क्रियाएं क्यों थी, देखिए एक और बार समझ लेते हैं। जंगलों में हिंसक पशु रहते हैं। अब देखिए, रहते हैं की शादी है, चुके हैं। अभी जो मैंने कहा कि हम क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे, उत्तर मिला तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। अब देखिए, रहते हैं, ठीक है, शादी है, चुके हैं, क्या चुके हैं, तो क्या प्रश्न नहीं बन रहा। ठीक है, इस प्रकार से हमने अभी ये देखा है। तो अब चलते हैं हम आगे, कि आशा करती हूं आपको कर्तृवाच्य बहुत अच्छे से समझ में आया है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है और क्रियाएं दोनों हो सकती हैं। कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी। दूसरे वाच्य की हम तरफ चलते हैं, वो है हमारा कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म प्रमुख हो और कर्ता गौण हो, गौण समझते हैं सेकेंडरी हो, प्रमुख क्या हो? कर्म, उन्हें हम कर्मवाच्य के अंतर्गत रखेंगे। जिन वाक्यों में कर्ता गौण और कर्म प्रधान हो, उनमें कर्मवाच्य होता है। आइए देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से हमें कैसे पता चलेगा कि उनमें कर्म प्रमुख है। मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया, बच्चों से मेवे मिठाइयां खाई गई। यही वाक्य हैं जो हमने अभी देखे थे ना कर्तृवाच्य के, उन्हीं को कर्मवाच्य में परिवर्तित करके यहां पर रखा गया है। माताजी से साड़ी खरीदी गई। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो तीनों वाक्य हैं, ये जो आपके तीनों वाक्य हैं या वाक्य हैं, उनमें आप देखेंगे कि ये कर्म की प्रधानता है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूं कि कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया ही रहती है। कर्मवाच्य कभी भी अकर्मक क्रिया के साथ नहीं बनते हैं, इतना आप समझ लीजिए। कर्मवाच्य में क्या रहता है? सकर्मक क्रिया प्रमुख। यदि उसको आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कर्मवाच्य में सबसे पहले सकर्मक क्रिया रहती है, और आपने ये देखा ना, ये तीनों सकर्मक क्रिया के उदाहरण ही थे वहां पर कर्तृवाच्य में। दूसरा, इसमें द्वारा का प्रयोग भी होता है, द्वारा और से का भी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये तीन जो है इसकी पहचान है। किसकी पहचान है? कर्मवाच्य की। कि या तो मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, नहीं, मुझसे पत्र लिखा गया, अच्छा लग रहा है, उसे हमें सेट करके भी देखना है। बच्चों ने मेवे मिठाई खाई, वो था वहां कर्तृवाच्य में। अब बच्चों के द्वारा भी लिख सकते हैं, यहां पर लिख भी सकते हैं कि बच्चों के द्वारा मेवे मिठाइयां खाई गई, वो भी हम लिख सकते हैं, द्वारा का प्रयोग भी कर सकते हैं। माताजी द्वारा साड़ी खरीदी गई, वो भी सही होगा, और माताजी से साड़ी खरीदी गई, वो भी सही है। तो कर्मवाच्य के प्रमुख जो तीन चाबियां हैं, वो द्वारा है, से है, और सकर्मक क्रिया रहेगी कर्मवाच्य में। इन तीनों वाक्यों में कर्ता से अधिक कर्म, पत्र, मेवे, मिठाइयां और साड़ी को महत्व या प्रधानता दी गई है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। ठीक है, मुझसे पत्र लिखा गया, बच्चों से मेवे मिठाइयां खाई गई, माताजी से साड़ी खरीदी गई। ठीक है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य की पहचान हम कैसे करेंगे? कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया रहेगी, कर्मवाच्य में द्वारा का प्रयोग होता है या से का प्रयोग भी होता है। द्वारा या से और सकर्मक क्रिया, यही इसकी पहचान है।
जबकि कर्तृवाच्य में ना तो से लगता है ना द्वारा लगता है, लेकिन हाँ क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सकर्मक हो, सिर्फ और सिर्फ अकर्मक हो, उसमें दोनों क्रियाएं तो होंगी, लेकिन ना तो से का प्रयोग होता है ना ही द्वारा का प्रयोग होता है। जबकि कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और से और द्वारा का प्रयोग भी होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। और देखें क्या इसके उदाहरण। देखिए, राजा की आज्ञा का जनता द्वारा पालन किया गया, मामला सुलझा लिया गया, दुकानें 7 बजे तक बंद कर दी जाएं। ये भी कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण हैं। कर दी जाएं, उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कुछ ऑर्डर दिया जाता है ना कि दुकानें 7 बजे तक बंद कर दी जाएं, बिल्कुल, तो यहां पर ये कर्मवाच्य का ही उदाहरण होगा। उपर्युक्त वाक्यों में से पहले वाक्य में कर्ता है जिसमें करण कारक है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्यों में कर्ता अनुपस्थित है, केवल कर्म, मामला और दुकान की ही प्रधानता है। अब चलते हैं हम तीसरे वाच्य की तरफ, जो है भाववाच्य। ठीक है, हमने कितने पढ़ लिए, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा जल्दी बताइए, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है। दूसरा हमने पढ़ा कर्मवाच्य, जिसमें कर्म प्रमुख होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाववाच्य, जिसमें भाव प्रमुख होगा, क्योंकि यहां पर क्रिया के रूपांतर को ही तो देखा है कि किसके अकॉर्डिंग क्रिया चेंज हो रही है। क्या कर्ता के अकॉर्डिंग या कर्ता के आधार पर क्रिया बदल रही है या क्रिया का रूप बदल रहा है, या कर्म के आधार पर क्रिया का रूप बदल रहा है, या फिर भाव के आधार पर क्रिया का रूप बदल रहा है। तो उस बदलते हुए रूप को ही वाच्य परिवर्तन कहते हैं। किसका बदलते हुए रूप, क्रिया के बदलते हुए रूप को। ठीक है, तो जिस रूप में ना कर्ता प्रधान हो ना कर्म प्रधान हो, अपितु क्रिया का भाव प्रधान हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, भाववाच्य किसे कहेंगे, ना जिसमें कर्ता प्रमुख हो ना जिसमें कर्म प्रमुख हो, बल्कि प्रमुखता क्या हो, प्रधानता किसकी हो, भाव की, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, अन्य पुरुष समझते हैं आप, पता है ना आपको, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन की ओर। ठीक है, तो भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता होती है कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा किसकी होती है, अन्य पुरुष की, जो कि पुल्लिंग ही होती है, एक वचन ही होती है। अब किस तरह से आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि हम देखते हैं उदाहरण। मुझसे बोला नहीं जा रहा, पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग में रहेगी और हमेशा एक वचन में ही रहेगी। इसमें बहुवचन नहीं होता, इसमें स्त्रीलिंग नहीं होता। ये इसकी पहचान है। ये इसकी, जैसे कर्मवाच्य में हमने क्या देखा था, से, द्वारा और सकर्मक क्रिया, वही उसकी पहचान थी। किसकी पहचान थी, कर्मवाच्य की। कर्तृवाच्य की क्या पहचान थी कि सिंपल से सेंटेंसेस रहेंगे जिसमें कर्ता प्रमुख रहेगा और सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, कर्मवाच्य में हमने देखा कि से का प्रयोग होगा, द्वारा का प्रयोग होगा, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया होगी। और सकर्मक क्रिया को जानने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि क्रिया से जब हम प्रश्न करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब यहां पर हम करते हैं भाववाच्य की, तो इसमें पुल्लिंग ही रहेगा, अन्य पुरुष की बात की जाएगी। प्रमुख जो फर्स्ट पर्सन रहेगा ना, प्रथम पुरुष, उसकी बात नहीं की जाएगी, अन्य पुरुष की जाएगी। हमेशा पुल्लिंग रहेगी और हमेशा एक वचन रहेगा। क्या, भाववाच्य। मुझसे बोला नहीं जाता या जा रहा, उससे खाया नहीं गया, हमेशा एक वचन है और पुल्लिंग है। अब चला जाए, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है और अन्य पुरुष की भी बात की गई है। देखिए, उपर्युक्त तीनों वाक्यों में क्रिया के भाव बोलना, खाना, चलना की प्रधानता है, ना कि कर्ता में मैं, वह या कर्ता की नहीं है। ठीक है, यहां पर किसकी प्रधानता है, बोलना, खाना, चलना, क्रिया के भावों की। क्रिया का जो भाव है उसको प्रमुख माना गया है, ना कि कर्ता या कर्म को प्रमुख माना गया है, इसलिए ये क्या है, भाववाच्य। ठीक है, और थोड़ा सा सुन लीजिए।
कि इसमें यदि हम भाववाच्य की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि भाववाच्य में हम कर रहे हैं बात भाववाच्य की, ठीक है। तो भाववाच्य में क्या क्या प्रमुख रहता है? अन्य पुरुष, ध्यान से सुन लीजिए, अन्य पुरुष रहेगा, अन्य पुरुष। साथ ही साथ इसमें हमेशा क्या रहेगा? पुल्लिंग। और एक वचन, कभी भी बहुवचन नहीं होगा, ये हमेशा भाववाच्य एक वचन में ही होगा। ये इसकी प्रमुख पहचान है, यही इसको भाववाच्य को पहचानने की हमारे पास चाबियां हैं, जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये भाववाच्य है। और एक और बात बता दूं, जैसे कर्मवाच्य में हमने देखा था ना, द्वारा का प्रयोग भी होता है, से का प्रयोग भी होता है, और कभी कभी बिल्कुल कि चलो अब दुकानें बंद कर दी जाएं, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर जैसा दिया जाता है तब भी होता है। यहां पर से का प्रयोग हो जाता है कभी कभी, जैसे और हम वाक्य देखेंगे, तो उस प्रकार से यहां पर ये सारी बातें होती हैं प्रमुख। अब देखिए, अब समझ में आ गया ना। एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं कि वाच्य क्या है। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य समझ लीजिए, बस वाच्य की परिभाषा को आप मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि वह है बोलने का विषय। और क्रिया के जिस रूप से, यहां पर प्रमुख क्या है? क्रिया। क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। बस इतना आप ध्यान सुन लीजिए, ठीक है। कितने भेद पढ़े हमने? 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख, कर्मवाच्य में कर्म प्रमुख, भाववाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाती है, वही हो जाता है इसमें प्रमुख। क्लियर हुआ? कर्तृवाच्य क्या है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है कर्तृवाच्य कहलाता है, या अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है और उसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, वही कर्तृवाच्य होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे सुनिए ध्यान से, अब यहां पर एक चार्ट आपके सामने बना हुआ है, जिससे और आपको एकदम आसान हो जाएगा कि जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। मोहन फल खाता है, ध्यान से देखिए, यहां पर मोहन क्या है? कर्ता है। कैसा है? एक वचन है, पुल्लिंग है। खाता है, क्रिया है ना, एक वचन है, ये भी पुल्लिंग है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वाच्य की, ठीक है। तो अब लड़कियां गीत गाती हैं, कर्ता बहुवचन, स्त्रीलिंग, क्रिया बहुवचन, अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इनके कर्ता है, ये सब कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य ही हैं, इसलिए इनको कर्तृवाच्य के उसमें रखा गया है। तो इस तरह के वाक्य आएंगे जहां पर कर्ता प्रमुख हो, क्रिया एक वचन पुल्लिंग हो सकती है, क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग भी हो सकती है, तो बहुवचन भी हो सकती है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कर्ता की प्रमुखता देखी जाती है, तो उसको हम कर्तृवाच्य के अंतर्गत रखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथा तथ्य कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसा कि हम ऑलरेडी अभी इस वीडियो में देख चुके हैं ना कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। बच्चा धीरे धीरे चलता है, सूरज आम खा रहा है, अकर्मक क्रिया है ये। बच्चा धीरे धीरे चलता है, क्रिया क्या है? चलता। खा रहा, खा, ठीक है, बुन। अब यहां पर देखिए कि सूरज आम खा रहा है, तो यहां पर अकर्मक क्रिया है और यहां पर सकर्मक क्रिया है। तो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं कर्ता के। और क्या है? कर्ता के अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ विभिन्न रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूं। यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बुन सकती है। यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है। ये सब कर्तृवाच्य के ही उदाहरण हैं। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है, बिल्कुल। अब सुनिए क्यों, सुनिए मेरी बात, कि कर्तृवाच्य जो होता है उसको कर्म में भी बदल सकते हैं और भाव में भी बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सकर्मक क्रिया भी रहती है, अकर्मक क्रिया भी रहती है।
और कर्म में रहती है सकर्मक क्रिया और भाव में रहती है अकर्मक क्रिया, तो इन दोनों में बदला जा सकता है। इसको कर्तृवाच्य बदला जा सकता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ सक के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता हूं, या फिर यह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता, या फिर बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते, या फिर मोहन सवाल हल नहीं कर सकता। ये भी इसी के माने जाते हैं। अब चलते हैं कि कर्मवाच्य को और रिवाइज कर लेते हैं हम, और अच्छे से दोहरा लेते हैं कि जो हमने अभी अभी देखा क्या हमें समझ में आया। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार, या जो लिंग वचन रहता है ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उनके अनुसार परिवर्तित होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, मतलब यहां पर कर्म की प्रधानता दिखाई जा रही है। कहानी कर्म है, कर्ता पुल्लिंग, लिखी क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग, तो यहां पर ये कर्मवाच्य। और जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें द्वारा का भी प्रयोग हो सकता है, से का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं और आगे। मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। मालिन क्या है? कर्ता, हार कर्म, तो यहां पर प्रमुख क्या है? कर्म, जाता है क्रिया। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ना होकर इनके कर्म के अनुसार हुआ है। क्रिया का प्रयोग देखा जाता है क्योंकि क्रिया के रूपांतर को ही वाच्य कहते हैं। वाच्य में प्रमुखता किसका है, किस आधार पर वाच्य को हम भेद में डिवाइड करते हैं? क्रिया के आधार पर। ठीक है, तो बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? हार बनाया जाता है, तो यहां पर जो कर्म है वही प्रमुख है। ठीक है, मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, हलवाई द्वारा मिठाइयां बनाई जाती हैं, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। तो यहाँ पर जो सारे के सारे जो आपको वाक्य दिखाई दे रहे हैं वो कर्म इनमें प्रधान है और कर्म की प्रधानता के कारण क्रिया के रूप में परिवर्तन आया है। तो क्रिया के रूप में परिवर्तन ही तो होता है वाच्य में। ठीक, कर्मवाच्य के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। ऑलरेडी आई टोल्ड कि कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया जा का रूप लगाया जाता है। जैसे दादी जी अखबार पढ़ती हैं, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, तो दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। ये देखो, ऐसे जाता जा हमेशा रहेगा। अक्सर आप देखेंगे कि जब भी हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे उसमें जा तो आएगा ही। वाक्यों में प्रायः, ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन हाँ प्रायः जा का रूप तो लगाया ही जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ते हैं तो दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। पुजारी पूजा करता है, पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, जा तो है इसमें भी। और देख लीजिए, इस वाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि सकर्मक क्रिया होगी और से या द्वारा का प्रयोग होगा। और एक और हमें पता चला, एक और चाबी हमें पता चली कि इसमें जा का भी प्राय प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, नौकर से गिलास टूट गया, कर्ता से, इसलिए यहां पर यह भी कर्मवाच्य में आएगा। कभी कभी कर्ता का लोप भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कर्ता स्पष्ट रूप से दिखाई दे, है ना, और तभी वो किसी वाच्य के अंतर्गत आएगा। कभी कभी कर्ता नहीं दिख रहा लेकिन फिर भी कर्ता का काम तो दिख रहा है। और समझ में कि पेड़ लगा दिए गए हैं, यहां पर कर्ता नहीं है लेकिन कौन पेड़ लगाएगा? कर्ता ही तो लगाएगा। कर्ता का लोप है लेकिन कर्ता है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कर्ता है। मिस्टर इंडिया बन गया। पत्र भेज दिया गया है, किसी ने तो भेजा है, तो कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी वो कर्मवाच्य में ही आएगा क्योंकि कर्म तो प्रमुख रहेगा। और ऐसा नहीं है कि कर्ता ही दिखाई दे, हर एक वाच्य में कर्ता का लोप या कर्ता गायब भी हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि कर्मवाच्य जो है उसमें से, द्वारा, जा का प्राय प्रयोग होता है और कर्ता का लोप भी हो जाता है। अर्थात कभी कभी कर्ता एकदम डिसअपियर रहता है, गायब रहता है, लेकिन हाँ दिख रहा है कि हाँ कर्ता है, तो
बिना कर्ता के तो कुछ होता ही नहीं है, बिना कर्ता के क्रिया होती ही नहीं है। क्रिया और कर्ता का तो घनिष्ठ संबंध है। लेकिन यदि हम कर्तृवाच्य की बात करें तो उसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी, कर्ता प्रमुख होगा। कर्मवाच्य की बात करें तो कर्म में कर्म प्रधान होगा, लेकिन कर्ता का कभी कभी लोप हो जाता है, वो बिल्कुल इनडायरेक्टली यहां पर है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी वही होता है। कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा, सुनिए बहुत अच्छी बात है यहां पर कि कब से लग सकता है और कब द्वारा लग सकता है। जहां पर असमर्थता मतलब हम नहीं कर सकते, जहां पर कोई पॉसिबिलिटीज हो कि नहीं इसमें हम असमर्थ हैं, सॉरी टू डू, आई एम नॉट एबल टू डू, ठीक है। तो जहां पर असमर्थता दिखाई देती है उनमें द्वारा लगता है, जिनमें असमर्थता रहती है उनमें द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है, और जो समर्थ हैं उनमें द्वारा ही लगता है, जो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, समर्थता है। अब जैसे से का प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा इन फ्यूचर। मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, ये असमर्थता ही तो है कि मतलब मैं कोशिश करती हूं बट आई कांट, ठीक है। तो जहां पर असमर्थता हो जाए, जहां हम कुछ नहीं कर सकने वाली स्थिति हो जाए, वहां पर कर्मवाच्य में से लगता है। मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया, अक्सर से का प्रयोग असमर्थता दिखाने के लिए ही किया जाता है। प्रायः कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर भी किया जा सकता है, जैसे कार्यालयी या कानूनी प्रयोग में, जैसे हेलमेट ना पहनने वालों को दंडित किया जाएगा, ये कर्मवाच्य है। चालान घर भिजवा दिया जाएगा, कर्मवाच्य है। अशक्तता दर्शाने के लिए अब दवा भी नहीं पी जाती, अब तो रोटी भी नहीं चबाई जाती, ये भी असमर्थता है ना। ये हमने देखा ना कि ये भले ही इसमें से या द्वारा नहीं है, लेकिन डायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि यहाँ असमर्थता दिखाई जा रही है और यहाँ पर डायरेक्टली कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी उसी के अंतर्गत आएंगे। जब सरकार या सभा स्वयं करता हो तो प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जब कर्ता स्वयं सशक्त हो एकदम, तो वो भी कर्मवाच्य में आएगा। दालों के निर्यात का फैसला कर लिया गया है, कर्ता ने स्वयं ऑर्डर दे दिया है, मतलब जो स्वयं सशक्त हो, एबल टू डू एनीथिंग, तो वो भी कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। जब कर्ता ज्ञात ना हो, कर्ता दिख नहीं रहा है, पता नहीं है, तब भी वो कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, पता नहीं है कि कौन दे रहा है, कौन मतलब कर्ता, ठीक है। पत्र भेज दिया गया है, पत्र तो भेज दिया गया है लेकिन किसने भेजा है ये नहीं पता। अधिकार या घमंड का भाव दर्शाने के लिए भी ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता, नौकर को बुलाया जाए, ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता, ठीक है। तो ये भी कर्मवाच्य के अंतर्गत ही आएगा, भले ही कर्ता नहीं दिख रहा लेकिन ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता, नौकर को बुलाया जाए, ठीक है। जहां पर आपको देखिए कि कर्म प्रधान है, ठीक है, भले ही वहां कर्ता ना हो तो वो कर्म के अंतर्गत ही आएंगे। और जहां पर से और द्वारा दोनों का प्रयोग होता है, जहां से अधिकतर कहां लगता है, जहां असमर्थता दर्शाई जाती है, और जो द्वारा है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा, है ना, ये कार्य किया गया। तो ये सारी बात है कि जहां पर एबिलिटी दिखाई जाती है वहां द्वारा, जहां असमर्थता दिखाई जाती है वहां से। भाववाच्य देखते हैं। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की कोई विशेषता नहीं होती है, मतलब इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। अब भाव क्या है, क्रिया का अर्थ। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, यहां पर क्या हो रहा है, क्रिया के अर्थ की प्रधानता। क्रिया का जो भी अर्थ है ना वो भाव है, मतलब भाव क्या है, क्रिया का अर्थ है, तो उसकी प्रधानता है। भाववाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इनको किस तरह से आप पहचान सकते हैं, या जब भी आपको भाववाच्य में बदलने को आए तो आप किस तरह से जान सकते हैं। इस वाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं, प्रायः अधिकतर कहा जाए तो 99% नकारात्मक वाक्य ही होते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं होती। ये मैंने अभी बताया था आपको कि कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, भाववाच्य में हमेशा
अकर्मक क्रिया होती है। और अभी अभी देखा आपने कि भाववाच्य में नकारात्मक वाक्यों का ही प्रयोग अक्सर किया जाता है, प्रायः किया जाता है, और इसमें हमेशा कौन सी क्रिया रहेगी? अकर्मक क्रिया रहेगी। ठीक है, और भी देख लेते हैं कि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, यस, इसमें क्रिया हमेशा पुल्लिंग रहेगी, अकर्मक और एक वचन होगी। ये इसके बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चाबियां हैं, जिनके आधार पर हम भाववाच्य को पहचान सकते हैं। क्या क्या होगा? एक तो इसमें रहेगी अकर्मक क्रिया, दूसरा ये हमेशा पुल्लिंग में ही जाएगा, क्रिया हमेशा पुल्लिंग जाएगी, कभी भी क्रिया स्त्रीलिंग नहीं होगी। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ एक वचन में ही होगी, कभी भी बहुवचन में नहीं होगी। ये इसकी पहचान है। किसकी पहचान है? भाववाच्य की। चलो अब सोया जाए। ठीक है, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा? विधवा से रोया भी नहीं जाता, इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, चलो घूमने चला जाए। भाववाच्य को केवल कर्तृवाच्य में ही बदला जा सकता है। अब क्यों बदला जा सकता है इसका बताइए मुझे, कि भाववाच्य को केवल कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, इसको कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते। पता है आपको क्यों? क्योंकि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया होती है, जबकि कर्म में हमेशा सकर्मक रहती है। तो भाववाच्य को कभी भी हम कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, और आपको इस तरह के प्रश्न भी कोई नहीं पूछ सकता, जो काम हो ही नहीं सकता उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो इसको कर्तृवाच्य में तो बदला जा सकता है, लेकिन कर्म में कदापि नहीं बदला जा सकता, क्योंकि कर्म में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, जबकि भाव में हमेशा अकर्मक क्रिया रहती है। और कर्तृवाच्य में कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि उसमें अकर्मक क्रिया भी है, सकर्मक क्रिया भी है, इसलिए। क्लियर हुआ? एनी डाउट? क्या पढ़ा हमने अभी? जान लिया ना? ओके। आशा करती हूं आपको तीनों प्रकार के जो वाच्य हैं, वाच्य की परिभाषा, कि बोलने के विषय को ही हम वाच्य कहते हैं। फिर हमने देखे भेद, ठीक है, कर्त कर्म भाच्य, तीनों को आराम से जाना। ये था हमारा भाग 1, जिसमें हमने वाच्य को समझा, सुना, जाना और उदाहरण जाने। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहेंगे तो बहुत सारी जो एकदम ऐसी चीजें लगती हैं कि ओहो कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, वो सब आप चुटकियों में कर लेंगे। बिल्कुल, मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए है, और कक्षा 6वीं से 12वीं तक की एजुकेशन एकदम फ्री। उसी के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपने कक्षा के विषय के सभी विषयों के वीडियोस देख सकते हैं। मैं ना केवल हिंदी की बात, बल्कि सभी विषय के वीडियोस आप दोनों मीडियम में देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको हिंदी में देखना है, आपका गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, जिस भी विषय का आपको वीडियो देखना है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे। जैसे आपको देखना है हिंदी का वीडियो, क्लिक कर दीजिए। हिंदी के वीडियो के साथ आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे। प्लेलिस्ट पर वहां पर सब कुछ बड़े अच्छे से अरेंज्ड है कि आपको देखना क्या है। यदि आप देखना चाहते हैं पाठ्यक्रम, सारांश, बहुविकल्पीय प्रश्न, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो भी आपको देखना है वेल ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर आपकी सुविधा के लिए रखा गया, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो आ जाएगा। जैसे आपको पाठ्यक्रम देखना है, क्लिक कर लिया, क्लिक करते ही पाठ्यक्रम का वीडियो आ जाएगा। और एक बात ध्यान, कि यहाँ पर पाठ्यक्रम सेक्शन वाइज नहीं है, अर्थात कोर्स वाइज नहीं है कि कोर्स ए का अलग है, कोर्स बी का अलग। इसी वीडियो में आपको कोर्स ए, जी हाँ, क्लास 10th क्षितिज और कृतिका कोर्स ए का पाठ्यक्रम भी मिलेगा। कोर्स बी, जिसमें स्पर्श और संचयन है, उनका भी सभी चैप्टर्स का आपको परिचय मिलने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आपको पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और आप इसको देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको वीडियो पसंद भी आएगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहना है, ताकि जो भी न्यू वीडियोस आने वाले होंगे इन फ्यूचर, उनके बारे में भी आपको पहले से जानकारी प्राप्त हो। शेयर मत करना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे हैं। तो जिस तरह का लाभ, फ्री एजुकेशन का लाभ, बिल्कुल वो भी बेस्ट एजुकेशन का लाभ आप उठा रहे हैं, उसी प्रकार से आपके और मित्र जो हैं, परिजन हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे कि वाच्य किस तरह से परिवर्तित किए जा सकते हैं, एक वाच्य से दूसरे वाच्य में, दूसरे से तीसरे वाच्य में किस तरह से हम परिवर्तित कर सकते हैं, वो लेकर आने वाली हूं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।